law of variable proportions. So in this law we will see कि अगर हम किसी एक फैक्टर को इंक्रीज करते हैं और बाकी सारे फैक्टर्स को अगर हम कांस्टेंट रखते हैं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोडक्शन होगी, जो भी चीज़ हम बनाते हैं वो इंक्रीज होगी एट इंक्रीजिंग रेट, फिर इंक्रीज होगी एट डिक्रीजिंग रेट एंड अल्टीमेटली वो फॉल होना स्टार्ट हो जाएगी. ऑब्वियसली इन real situations it depends which factor you are increasing and what factors you are keeping constant. So आपके कुछ factors यहाँ पर fix रहने वाले हैं, एक फैक्टर आपका यहाँ पर वेरिएबल रहेगा जिसको आप इंक्रीज करोगे अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. तो बिफोर making you understand the definition and assumptions of the law, let's discuss with a schedule. So here I am assuming that in order to increase my total product or my total production, I am gonna take help of increasing my labor units. अगर मैं अपनी फैक्ट्री में लेबर ज़्यादा हायर कर लूँगा तो obviously my production is supposed to increase, but at a certain level then my production will decrease because I'm not increasing other things which are also important for production. So let's take the same example that we took in the explanation class about the toy car. Suppose करो कि एक फैक्ट्री है जिसमें टॉय वाली कार होती है ना, जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं टॉय कार, तो इस फैक्ट्री में हम टॉय कार बनाते हैं. अब वेरिएबल इनपुट वो होता है जो वेरी करता है आपके आउटपुट के साथ. मतलब अगर आपको आउटपुट इंक्रीज करना है तो फिर आप इस इनपुट को इंक्रीज करोगे, बिकॉज ऑब्वियसली यू कांट इंक्रीज द प्रोडक्शन without increasing your inputs. On the other hand, all other things are fixed as of now. I am not changing any other thing. So for this particular schedule, I have assumed that in my factory I am having 3 tools. मेरे पास 3 tools है which I can't change all of a sudden. These tools have been imported from America and it will take me about 1 month to get these tools imported once again. So for 1 month period, if I want to increase my production, अगर इस एक महीने के टाइम पीरियड में मुझे अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, फैक्ट्री में मुझे प्रोडक्शन को बढ़ाना है, तो मुझे लेबर को इंक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि टूल्स तो मेरे पास अभी आएंगे नहीं 1 मंथ तक. फाइन, तो आई विल बी यूजिंग यूज ऑफ लेबर ओनली. नाउ प्लीज लुक ऑन योर स्क्रीन्स एवरीवन that supposingly that I have started with a factory right now and I am having no labor at all. मेरी फैक्ट्री में अभी कोई भी लेबर काम नहीं करती है. मेरे पास 3 टूल्स हैं फैक्ट्री में, तो जब एक भी लेबर नहीं है, मेरे पास 3 टूल्स हैं तो तीनों टूल्स अपने आप तो काम करेंगे नहीं, उनको लेबर की ज़रूरत होगी. तो कोई भी टॉय कार नहीं बन रही है. टोटल प्रोडक्ट इज 0 इन माई फैक्ट्री. नाउ नेक्स्ट कॉलम इज फॉर मार्जिनल प्रोडक्ट विच इज जस्ट एडिशनल प्रोडक्ट. कितना प्रोडक्ट ऐड हुआ आपके टोटल प्रोडक्ट में, तो अभी तो कुछ टोटल बना ही नहीं तो ऐड भी कुछ भी नहीं हुआ. एवरेज कितना बना? 0, कुछ बना ही नहीं, तो एवरेज कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? नाउ बिकॉज यू हैव स्टार्टेड विद अ न्यू फैक्ट्री, यू विल बी नीडिंग हेल्प ऑफ लेबर. तो आप एक लेबर को लेकर आए, बट काम करने के लिए यू आर हैविंग 3 टूल्स फॉर हिम. सो दिस सिंगल पर्सन कैन यूज दीज 3 टूल्स फॉर मेकिंग अ टॉय कार and he ends up making 1 toy car. So how much addition you can notice from 0 to 1? There has been an additional change in product of 1 car, so that will be your marginal product, that is 1 toy car. तो एक कार एक्स्ट्रा बन गई ना, तो ये आपका मार्जिन इतने से बढ़ गया. एंड व्हाट एवरेज हैज़ ही गिवन? सो ही हैज़ मेड 1 कार एंड ही वो अकेला है, तो व्हाट एवरेज ही इज गिविंग फॉर 1 कार. Now if I will hire one more labor in my factory, now they both are having 3 tools to work upon. इन दोनों के पास काम करने के लिए 3 tools हैं. Now with these 3 tools they are able to make 3 toy cars. So I am very happy about the fact that now I am getting a increasing return. Earlier single person was making only 1 car, now 2 are making 3. हम कहते हैं ना हिंदी में एक से भले दो, तो अब 2 लोग मिलके 3 बना रहे हैं. अब नाउ हाउ मच एवरेज आर दे गिविंग टू यू? दे आर मेकिंग 3 कार्स एंड हाउ मेनी पीपल आर देयर? 2 पीपल आर देयर. तो 1 पर्सन
is contributing about in 1.5 like 1.5 यूनिट्स इन टॉय कार, मतलब एवरेज कितना आ रहा है, तो 3 कार बन रही हैं, 2 लोग बना रहे हैं, तो वो कितना एवरेज दे रहे हैं पर पर्सन जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है एक कार में वो 1.5 आ रहा है, बिकॉज टोटल तो 3 बन रही है ना, तो दोनों ने आधा आधा काम करा होगा, तो दैट्स 1.5 योर एवरेज राइट हियर। नाउ 1 से 3 में आने में हमने 2 कार एक्स्ट्रा बनाई, तो ये मार्जिन इतना ऐड होगा, सो दैट इज टू बी पुट अंडर द सेक्शन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। नाउ जब आप 3 लेबर को लेकर आए और आपके पास टूल्स भी 3 हैं, they are making 6 cars. Now it's very good for you because earlier you were only able to make 3 cars, now they are making 6, so there has been an increment of 3 cars this time, so you see the marginal product is increasing and increasing, so this is what we like, that हम चाहते हैं कि अगर हम लेबर को इंक्रीज करें तो लेबर के इंक्रीज करने से जो हमें रिटर्न्स आए वो इंक्रीजिंग आने चाहिए, जो कि हमें आ रहे हैं। That's exactly what we want. If we want to increase labor, then our marginal product should also increase, and but fixed inputs will remain fixed. So I am only increasing one thing, that is labor. मैं सिर्फ लेबर को इंक्रीज कर रहा हूँ और किसी चीज़ में मैंने कोई भी चेंज नहीं करा है। नाउ I will keep a line over here because here I was having 3 tools and now they are being used by 3 people. Now if I will hire one more person, that is the 4th one, सो अब मैं 4 लेबर लेके आ गया अपनी फैक्ट्री में, बट टूल्स तो 3 ही है ना, आई एम हैविंग ओनली 3 टूल्स फॉर देम, सो दे आर एबल टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम 6 to 8। पहले 6 बना रहे थे 3 लोग, अब 8 बना रहे हैं 4 लोग, बहुत अच्छी बात है, 2 एक्स्ट्रा बन रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये कि रेट मेरा डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, 3 से 2 पर आ गया मैं। यू कैन सी 6 से आप 8 पर आए तो कितने यूनिट्स का चेंज आया है आपके प्रोडक्शन में, तो 2 यूनिट्स का चेंज आया है, जो कि पहले रेट इंक्रीज हो रहा था अब डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। अब आप 5th लेबर भी लेके आ जाओगे तो टूल्स तो 3 ही हैं आपके पास, अब ये 5 लोग मिलके 3 टूल्स को अगर यूज़ करते हैं तो ये कितनी कार बना पा रहे हैं, दे आर ओनली एबल टू मेक 9 कार्स, दे आर ओनली एबल टू मेक 9 कार्स। नाउ हाउ मच इज द इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ कार्स, अब एक कार और एक्स्ट्रा बन रही है, राइट 8 से 9 में, तो नॉट अ सेटिस्फैक्ट्री इंक्रीज एट ऑल। 5 लोग मिलके अगर 9 कार बना रहे हैं तो बस ठीक है, इससे ज़्यादा उनको नहीं हायर करना चाहिए अपनी फैक्ट्री में, बट फिर भी अगर आप 6th लेबर को भी लेके आ जाते हो और उनके पास 3 टूल्स हैं काम करने के लिए, तो दे आर मेकिंग स्टिल 9 टॉय कार्स, एज यू कैन सी कि देयर इज नॉट बीन एनी इंक्रीज फ्रॉम 5 to 6। तो जो 6th लेबर आप लेकर आए हो अपनी फैक्ट्री में, he is basically disguised unemployed, he is not contributing anything in your factory, he is just being a burden to everyone, so because of this situation your production remains constant, so there is no margin which is added at all, कुछ margin और add नहीं हुआ। now here you saw that your rate kept on decreasing, here your rate kept on decreasing when you are increasing labor, your rate kept on decreasing। in last situation, even if someone is not aware about economics at all, they might hire the 7th person and they will end up getting their production reduced, so you will see that 9 कार पहले बन रही थी अब तो सिर्फ 8 बन रही हैं, because what will this person do, he will distract other people from working, so that's why from 9 to 8 your production has fallen by 1 toy car। average you can easily calculate, so the formula for average product is total product upon variable input, so for let's suppose this, you are making 3 car and how many people are there, 2 people are there, so they are giving you average of 1.5। for here people are making 6 toy cars, how many people are there, 3 people, so one person is contributing an average toy car of 2 units, and similarly you can see you can just divide these value with these values to arrive at average product, fine। and for marginal product you need to subtract from TP, like 1 minus 0 is 1, 3 minus 1 is 2, 6 minus 3 is 3, and so on, so MP can be calculated like that। now there is no certain formula to calculate TP at all, but you can add up MP to arrive at TP, so 0 plus 1 is 1, then 1 plus 2 is 3, 3 plus 3 is 6, 6 plus 2 8, so cumulative frequency की तरह, if it is frequency it is cumulative frequency, alright, you can calculate it like that also, like we use in statistics, but I recommend you to memorize this schedule so that in case question comes like explain law of variable proportions,
you should be able to explain the schedule, you should be able to explain the concept using this schedule and diagram as well. So in the diagram you can see I have divided for total product and for marginal product. I have made the diagram separately, but in the previous lecture I told you they can be made together also. You can make TP and you can reduce MP like this. It's up to your decision. So here we have separated TP and MP, but on x-axis we have variable inputs for both of them. For y-axis we have TP and MP. Y-axis पे TP MP है, x-axis पे हमारा variable input है. When we have one labor, both of them, so we are able to make one toy car, and one is the addition. From 0 to 1 there is addition of 1 only. So you see that the change is increasing. The change is increasing. You see that the dots, the gap between the dots is increasing. So from here you see the gap between these yellow lines is increasing. Similarly, if I have to mark over here, you see that MP is increasing. MP increase कर रहा है यहाँ. Now if you will proceed, you will see the gap shortens. यहाँ से gap थोड़ा shorten होना start हो गया. अब यहाँ तो constant है, यहाँ तो gap change ही नहीं हुआ, and यहाँ ये decrease कर रहा है. It's decreasing. So you see that your MP is falling, TP is increasing at decreasing rate. Now at the end your TP is falling, your TP is falling, and why your TP is falling? Because your MP has become negative. Your MP has become negative, that's why your TP is falling right here. ठीक है? So this is the first stage, this is the second stage, this is the third stage that we already discussed in the previous class. Sir, that parallel lines between graphs should be passed, both of them, or it can be drawn separated. नहीं, पैरेलल लाइंस एक साथ जाएंगे. पैरेलल लाइंस ये जो टीपी से होके आ रही है ये एमपी तक ऐसे ही जाएगी, और ये वाली लाइन भी ऐसे ही स्ट्रेट जाएगी. बोथ ऑफ देम शुड बी पैरेलल टू ईच अदर. ओके, तो आपको इनको एक साथ ड्रॉ करना है, एक साथ ड्रॉ करना है, सेपरेट नहीं करना. डोंट ड्रॉ देम सेपरेटली, ड्रॉ देम टुगेदर. नाउ आई विल क्लियर द स्क्रीन. लेट्स कम बैक टू द लॉ. सो द लॉ स्टेट्स दैट अगर आपको एक इनपुट को इंक्रीज करना है और बाकी सबको आप कांस्टेंट रखते हो, फॉर एग्जांपल हमने सिर्फ यहाँ पर लेबर को इंक्रीज करा था बाय इक्वल इंक्रीमेंट, एक लेबर बढ़ाया, फिर एक और बढ़ाया, फिर एक और इंक्रीज करा, तो हम लेबर एक एक यूनिट से बढ़ा रहे थे और बाकी सब चीज़ों को हम कांस्टेंट रख रहे थे. जो हमारा टोटल प्रोडक्शन था वो इनिशियली इंक्रीज हो रहा था इंक्रीजिंग रेट पे, बट उसके बाद वो इंक्रीज हो रहा था डिक्रीजिंग रेट से, और लास्ट में फिर वो फॉल कर रहा था. तो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज, एजम्पशन यही है कि टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जब ये थर्ड लेबर को लेके आए तो तब आपकी टेक्नोलॉजी डिफरेंट थी, बट जब आप फोर्थ लेबर को लेके आए तो आप रॉ मटेरियल किसी दूसरी शॉप से खरीद रहे हो, या फिर आप कोई डिफरेंट इक्विपमेंट यूज़ करने लग गए हो. तो टेक्नोलॉजी सेम होनी चाहिए, तभी शेड्यूल थोड़ा रियलिस्टिक समझ में आएगा. फैक्टर प्रपोर्शंस आर वेरिएबल. नाउ यू सी दैट जो लॉ है वो ये एज्यूम कर रहा है कि जो फैक्टर प्रपोर्शंस हैं वो वेरिएबल है, चेंज हो रहे हैं. इफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर टू बी कंबाइंड इन फिक्स प्रपोर्शन, द लॉ हैज़ नो वैलिडिटी. नाउ अगर मैं इसको फिक्स कर दूं कि मुझे 3 लेबर के साथ 3 टूल्स रखने हैं, आई विल फिक्स इट, then there is no point in making the schedule, there is no help of the law also. मुझे लॉ यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं. अगर मैं फिक्स कर देता हूँ कि मुझे तो यही ऑपरेट करना है, दिस इज़ फिक्स्ड, देन अदर थिंग्स डजंट मैटर एट ऑल. तो इसीलिए आपको ये वेरिएबल रखना है. वेरिएबल प्रपोर्शन इसीलिए है क्योंकि आप इसको वेरी कर रहे हो, आप इसको चेंज कर रहे हो विथ फिक्स्ड फैक्टर, राइट. तो ये प्रपोर्शन चेंज होता है, दैट्स वाई इट वेरीज. सो फैक्टर प्रपोर्शंस आर वेरिएबल, प्रपोर्शंस वेरिएबल रहेंगे. होमोजीनियस फैक्टर यूनिट्स, देखो यहाँ पे जो मैं लेबर यूज़ कर रहा हूँ, जो लेबर को मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ, सब लेबर को मैं सेम ट्रेनिंग दूंगा. ऐसा नहीं होना चाहिए कि थर्ड वाले को मैंने बहुत सुपीरियर ट्रेनिंग दे दी, मैंने फोर्थ वाले को इतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं दी. सो दिस इज़ नॉट वॉट शुड हैपन, राइट. सो आई शुड ट्रेन ऑल ऑफ देम इक्वली, आई शुड ट्रेन ऑल ऑफ देम इक्वली, राइट सर. सो माई फैक्टर यूनिट शुड बी
होमोजीनियस। शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं और कुछ फैक्टर फिक्स्ड होते हैं। तो यहाँ पर आप देखो लेबर को मैंने वेरिएबल रखा है, इसको मैं इंक्रीज कर रहा हूँ। प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए मुझे लेबर को इंक्रीज करना पड़ेगा और फिक्स्ड इनपुट्स मेरे फिक्स रहेंगे। तो बट एक लिमिट तक ही मैं लेबर हायर कर सकता हूँ, उसके बाद तो मेरी प्रोडक्शन फॉल कर रही है 9 से 8 हो। सो आई नीड इट्स इम्पॉर्टेंट दैट आई शुड बी considerate about the fact that the best situation according to me is the fifth labor because he will give you 9 units of toy cars। मतलब जितने आपके 6 बनाएंगे उतने आपके 5 लेबर भी बना लेंगे। तो ऑप्टिमम लेवल विल बी दिस, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, हर एक फैक्ट्री के ओनर को पता होना चाहिए कि उनको ये शेड्यूल कैसे डिज़ाइन करना है एंड दे शुड नो हाउ टू मैक्सिमाइज देयर प्रोडक्शन because here maximum production is 9 only, but when did you realize it? When it touched 6th labor. So 9 is the maximum level of production if you will only take help of labor। if you will increase other things तो बाकी चीज़ें बढ़ाने से हो सकता है प्रोडक्शन और बढ़ जाए, ठीक है। अब लॉ में ये 3 स्टेजेस है। पहली वाली स्टेज में आपका टीपी भी इंक्रीज हो रहा है और एमपी भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एमपी इंक्रीज हो रहा है जब आप लेबर को बढ़ा रहे हो, इसको हम इंक्रीजिंग रिटर्न इसलिए बोलते हैं क्योंकि लेबर को इंक्रीज करने से आपको बेनिफिट मिल रहा है, रिटर्न्स आपको इंक्रीजिंग आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे वाले एग्जांपल में कहाँ तक जा रहा है, थर्ड लेबर तक जा रहा है। थर्ड लेबर तक आते आते आपने देखा कि यहाँ तक फर्स्ट स्टेज है, दिस ऑल इज फर्स्ट स्टेज, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट स्टेज है। क्योंकि आप खुद ही देख लो यहाँ एमपी इंक्रीज हो रहा है, एमपी इंक्रीज हो रहा है। जो स्टेजेस के नाम है ये एमपी को ध्यान में रखते हुए दिए गए हैं। दिस इज द स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, दिस इज द स्टेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स, दिस इज द स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग स्टेज है, ये डिक्रीजिंग स्टेज है और ये नेगेटिव स्टेज है। दिस इज द नेगेटिव स्टेज, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड स्टेज। पहली स्टेज में आप देख सकते हो कि टीपी आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, टीपी भी इंक्रीज हो रहा है और एमपी भी इंक्रीज हो रहा है। सेकेंड स्टेज में टीपी इंक्रीज हुआ है बट बहुत डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। आखिरी स्टेज में टीपी फॉल कर रहा है और एमपी नेगेटिव हो रहा है। तो ये 3 स्टेजेस हैं, ओके। देयर आर 3 स्टेजेस टू दिस लॉ। पहली स्टेज एक्सप्लेन कर दी, टीपी भी इंक्रीज हो रहा है, एमपी भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, एमपी पॉजिटिव है और जब लेबर बढ़ रही है तो फिर टीपी भी बढ़ रहा है और एमपी भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये फर्स्ट स्टेज है जो कि 3 लेबर तक जा रही है हमारे एग्जाम्पल में। सेकेंड स्टेज में हमने देखा था कि टीपी तो बढ़ रहा था बट डिक्रीजिंग रेट से, डिमिनिशिंग रेट से, ठीक है। इंक्रीज जो है टीपी का वो पॉजिटिव है और जो एमपी है वो डिक्रीज हो रहा है, एमपी डिक्रीज हो रहा था। हेंस इसको हम डिक्रीजिंग रिटर्न बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे आपका एमपी डिक्रीज कर रहा है। दैट्स वाई इट इज डिमिनिशिंग रिटर्न स्टेज और स्टेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, ठीक है। स्टेज 2 जो है वो शुरू हो रही है जहाँ पे वेरिएबल इनपुट 3 है। देखो यहाँ से सेकेंड स्टेज स्टार्ट हो गई, यहाँ पे फर्स्ट स्टेज खत्म हुई है इधर एंड यहाँ से आपकी सेकेंड स्टेज स्टार्ट हो गई है। थर्ड के बाद से ये आपकी सेकेंड स्टेज है, यहाँ से यहाँ की सेकेंड स्टेज, ओके। दिस इज द सेकेंड स्टेज विच शोज टीपी बढ़ रहा है बट डिक्रीजिंग रेट से। अब देखो यहाँ इंक्रीज ज़्यादा है, फिर इंक्रीज कम हुआ, फिर इंक्रीज हुआ ही नहीं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर ये डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है बट टीपी तो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। एमपी आपका डिक्रीज कर रहा है और टीपी आपका इंक्रीज कर रहा है, ठीक है सर। ये सेकेंड स्टेज है। आखिरी स्टेज भी देख लो, आखिरी स्टेज में टीपी फॉल कर रहा है, एमपी नेगेटिव हो गया, टीपी फॉल कर रहा है, एमपी नेगेटिव हो गया, राइट। इन द थर्ड स्टेज मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम्स नेगेटिव, इसलिए इसको नेगेटिव रिटर्न्स भी कहा जाता है। फाइन, ये कहाँ तक जा रही है, 6 यूनिट ऑफ लेबर से 7 यूनिट ऑफ लेबर तक, ये यहाँ से यहाँ तक जा रही है 6 से 7 तक, ओके। सो दिस इज द थर्ड स्टेज। तो ये तीनों स्टेजेस होती हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन की। नाउ इन केस फ्यू स्टूडेंट्स आर वंडरिंग सर टीपी और टीपीपी में क्या फ़र्क है। यहाँ पर तो टीपीपी लिखा है, पीछे टीपी लिखा था, यहाँ पे टीपी लिखा था। अब एक्सप्लेनेशन में आपने इसको टीपीपी लिख दिया, डोंट वरी। टीपी स्टैंड्स फॉर टोटल प्रोडक्ट, टीपीपी स्टैंड्स फॉर टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, दे आर सेम। तो टीपी और टीपीपी एक ही बात है। इट इज़ जस्ट दैट यू आर मेंशनिंग टीपी एज टोटल प्रोडक्ट एंड दिस इज टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, बिकॉज जो आप चीज़ बनाओगे वो फिजिकली दिखेगी ना, जो बनाओगे वो सामने दिखेगा, टॉय कार सामने दिखेगी, तो इट्स अ फिजिकल प्रोडक्ट। दैट्स वाई
हम अपनी प्रोडक्शन को टोटल प्रोडक्ट भी बोलते हैं और टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इट्स सेम थिंग. सो दिस इज़ द नोट्स एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ. मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको खुद एक्सप्लेन करा था ब्लैक बोर्ड पे, अभी मैंने आपको ये नोट्स में से भी एक्सप्लेन कर दिया. अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके रीजंस बताता हूँ. मैंने आपको अभी रीजंस नहीं बताए कि पहली, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज के रीज़न क्या होते हैं. अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि पहली स्टेज में तो इतना अच्छा रिटर्न आता है, सेकंड स्टेज में उतना अच्छा रिटर्न नहीं आता है, थर्ड स्टेज में तो रिटर्न नेगेटिव हो जाते हैं. रीज़न आप लोगों को ऑलरेडी पता है, मैं थोड़ा एडवांस में बता देता हूँ कि यहाँ पर रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से होता है. आपके पास 3 टूल्स हैं, आपके पास 3 लेबर हैं, ये सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन. ठीक है, ये मतलब दोनों का यूटिलाइजेशन आप बहुत अच्छे से निकाल रहे हो. जैसे जैसे आप लेबर को बढ़ा रहे हो वैसे वैसे रिटर्न्स इंक्रीजिंग आ रहे हैं. इस स्टेज के बाद जब आपके पास 3 टूल्स हैं, अगर आप ज़्यादा लेबर लेके आ जाओगे तो रिटर्न उतना अच्छा नहीं आएगा और डिक्रीज करेगा आपका रिटर्न. थर्ड स्टेज में तो आपको टूल्स की ज़रूरत है, अब तो टूल्स मंगवाने पड़ेंगे. ठीक है, सो दीज आर द 3 स्टेजेस. रीजंस मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट लेक्चर. स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ.